यहाँ पे अदर देन HSIDC, हाँ, अदर देन रेरा, हाँ, एग्रीकल्चरल लैंड पे CLU लेके भी लोग फैक्ट्रीज बनाए। क्या सरकार का इंटरेस्ट है इसमें? मैं एक सच बात बताऊं, हाँ, पूरे हरियाणा की CLU लैंड एक तरफ और सोनीपत की CLU लैंड एक तरफ। क्या बात आज के दिन ये हाल है। अगर पूरे हरियाणा में CLU अप्लाई हो रही है ना, तो मैक्सिमम जो CLU अप्लाई होती हैं वो सोनीपत जोन में अप्लाई हो रही है। क्योंकि सोनीपत को आप कुंडली से देखो, गोहाना तक 100 एकड़ का अडानी का प्लांट आ गया। कहाँ पे? सर जिसको देखो फार्म लैंड खरीद रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहा है। खेती किसी ने करनी नहीं, खरीद रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड। भाई कौन खरीद रहा है सर? मैं तो देख रहा हूँ रिलायंस वाला भी खरीद रहा है, अडानी भी खरीद रहा है, अंबानी भी खरीद रहा है, बिल गेट्स भी खरीद रहा है। जिसको मिल रही है लैंड खरीदे। क्या कोई सेल लगी हुई है क्या फार्म लैंड की? 2041 में ना दिल्ली में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं होगी। बवाना वगैरह, नरेला वगैरह सब बंद। जो भी एरिया दिल्ली के अंडर आता है, दिल्ली ये चाहती है हम फ्यूचर में यहाँ पे IT हब्स बनाएं, रेजिडेंशियल्स बनाएं। अच्छा सर एक बात बताइए, झज्जर की बात हमारी अनटच्ड रह गई है। झज्जर में क्या बवाल हो रखा है? वहाँ पे भी कुछ? झज्जर में जो मेन गेम है ना, हाँ, मेन गेम है। सोनीपत में तो अगर खरखोदा हमने देखा कि मारुति की वजह से हो गया, और मारुति है सिर्फ 800 एकड़ में। अब झज्जर में मैं जाऊं तो 8000 एकड़ में मेट सिटी है। और 1000 एकड़? क्योंकि मेरे फादर साहब ने जिस दिन मुझे इस बिजनेस में डाला था ना, एक बात सिखाई थी, इस धरती माता में धरती से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे आप गोल्ड माइन कर लो, चाहे आप रिलायंस हो, चाहे आप अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो। जय हिंद दोस्तों। आज के मेरे गेस्ट हैं योगेंद्र अनिल दहिया जी, जो फाउंडर हैं इंडस्ट्रिया के। लेकिन उनके फाउंडर से पहले मैं बात करता हूं उनके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड की। वो पहले क्या करते थे? वो एक नेशनल मेडलिस्ट है राइफल शूटर के अंदर। और उसी फोकस को देखो, एक नेशनल मेडलिस्ट जो बंदा होगा, ऑब्वियस सी बात है ऐसी तो मेडल मिलता नहीं भाई। तो भैया उनकी जो एकाग्रता है वो ले आए हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। अब आपको पता ही है, मेक इन इंडिया ऑलरेडी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, और सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर खुले। अब खाली मैन्युफैक्चरिंग खोलने से भी काम नहीं चलता, इंडस्ट्रियल को प्रॉफिट्स भी होने चाहिए। तो सर ने जो नेशनल मेडलिस्ट का जो मेडल लिया है, उसी को यूज़ किया है आगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। जैसा कि आपको पता है, मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करो। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक नीड है, नीड ऑफ द आवर है इंडिया के अंदर। उसको एक सर ने एक अलग ही रूप दे दिया है। और जैसे कि आपको पता ही है, खरखोदा के अंदर बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रही है हरियाणा के अंदर। उसी को और तेज पंख देने के लिए सर ने भी अपनी कमर कस ली है, और वही सेम एकाग्रता के साथ सर इस चीज़ के ऊपर भी लग गए हैं जैसे उन्होंने नेशनल मेडल जीता था। तो आइए दोस्तों, बिना वेट करे इनवाइट करते हैं सर को, एंड लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट नाउ। तो सर स्टार्ट करते हैं सीधा। मैं मेन क्वेश्चन पे लेके चलता हूं जो हमारे पॉडकास्ट की जान है। सर जिसको देखो फार्म लैंड खरीद रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहा है। खेती किसी ने करनी नहीं, खरीद रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड। अब दूसरी चीज, भाई कौन खरीद रहा है सर? मैं तो देख रहा हूँ रिलायंस वाला भी खरीद रहा है, अडानी भी खरीद रहा है, अंबानी भी खरीद रहा है, बिल गेट्स भी खरीद रहा है, फलाना ढिंकाना। जिसको मिल रही है लैंड खरीदे। क्या कोई सेल लगी हुई है क्या फार्म लैंड की? अगर मैं आपको अपने बिजनेस में बताऊं कि लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा फार्म लैंड आज के दिन क्यों खरीद रहे हैं, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो रीज़न है जितने भी शहर हैं वो धीरे 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 अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से शहर अपने एरिया से थोड़ा और बढ़ रहे हैं। जो शहर 10 किलोमीटर का होता था, आज वो 15 का है, 15 के कुछ टाइम बाद वो 20 किलोमीटर के रेडियस में जा रहा है। तो इसको हम अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट बोल रहे हैं, जिसकी वजह से जो सिटी के आसपास के मेजर लैंड्स हैं, फार्म लैंड्स हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं इंडस्ट्रियल जोन में, रेजिडेंशियल जोन में, और मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो जहाँ पे मतलब लैंड ग्रो कर रहा है। अच्छा। और आपने जिन जिन की बात की, अडानी, अंबानी और बिल गेट्स, हम अगर देखें तो वो टेक में माइक्रोसॉफ्ट वगैरह कंपनी थे, बट आज वो यूएसए के सबसे बड़े लार्जेस्ट लैंड होल्डर हैं।
और उनके साथ साथ में अगर मैं बात करूं, वॉरेन बफेट के बेटे हैं हावर्ड बफेट, उन्होंने 1500 एकड़ फार्म लैंड लिया है सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए, और जहां पे आज के दिन वो एग्रीकल्चर खुद कर रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल, इट कैन बी ए गुड हॉबी ऑल्सो। तो जो Okay. बिलियनियर्स हैं वो अपनी हॉबी भी पूरी कर रहे हैं, बट फ्यूचर में सिर्फ वो हॉबी नहीं है, आज से 10 साल बाद जो आज उन्होंने 1 करोड़ की लैंड ली है, वो ऑब्वियसली जब शहर बढ़ेगा ना तो वो 5-10 करोड़ की अपने आप हो जाती है। और जब वो 5-10 करोड़ की होती है ना, तब एक नॉर्मल लोगों को स्टोरी सुनने में आती है कि उन्होंने इतने रुपए का लैंड लिया था और वो इतने का हो गया। और मैं इंडिया में जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। मैं उनके बारे में बताऊंगा। उनके दादाजी ने, धीरू भाई अंबानी ने 20,000 एकड़ जामनगर में लैंड ली थी, जहां पे उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट रिफाइनरी लगाई थी, जिसमें से आज तक वो सिर्फ 11,500 एकड़ यूज कर पाए हैं। अच्छा, अभी भी खाली पड़ी है? 8,500 एकड़ एकदम खाली पड़ी है, मैं तो जिसमें कि उनके पोते ने अभी वंतारा, जो इतनी हॉट लाइमलाइट के अंदर आई हुई है ना, 150 एकड़ में, तो उसी लैंड में से उन्होंने बताया। सोचो, दादा ने लैंड ली थी और आज वहां पे पोता अपना सपना पूरा कर रहा है, और जिसको उन्होंने नया नाम दिया है कि अब वहां पे वो धीरू भाई अंबानी के लिए गीगा फैक्ट्री बनाएंगे फॉर सोलर बैटरीज एंड जितने भी इस टाइप के बिजनेस है बाकी के में वो डेवलप करना चाह रहे हैं। सोचो, अगर उन्होंने उस टाइम पे लिमिटेड लैंड लिया होता तो क्या आज रिलायंस वहीं पे 8,500 एकड़ और ले पाता? मतलब सिर्फ 25 साल में। और उस टाइम तो कुछ हजारों का एकड़ था, और आज कई करोड़ों में भी वहां पे एकड़ नहीं आ सकता। और आप सोचो, जितना इन्होंने रिफाइनरी से कमाया होगा ना, शायद वहीं बहुत बड़ा अमाउंट एक वेल्थ में सिर्फ ऑफ लैंड चंक की वजह से इतने सालों में पहुंच ऐड गया हो गया। होगा। बिल्कुल ठीक है सर, बट एक बात बताइए, पहले ग्रोइंग ट्रेंड होता था रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर, फ्लैट्स के ऊपर, कमर्शियल के ऊपर, भैया रेंटल आएगा। एग्रीकल्चर में तो रेंटल ही नहीं है, 30-40 हजार रुपए का साल का रेंटल मिलता है, साल का रेंटल, प्लीज नोट, बिल्कुल। सिर्फ साल का रेंटल है एग्रीकल्चर में 30-40 हजार। मेरी समझ से तो बाहर है एज ए फाइनेंशियल लिटरेट। तो भैया क्या हो रहा है ये, मतलब थोड़ा सा डिटेल में समझाओ सर मैं इसको। आपको ना थोड़ा सा बताता हूँ। हाँ। एग्रीकल्चर जो, आज हम सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं, चलो, अगर दिल्ली के आसपास जो एनसीआर एरिया है वहां पे जो एग्रीकल्चर लैंड बचा हुआ है, तो उसको मैं एग्रीकल्चर नहीं बोलूंगा, उसको मैं गोल्ड माइन बोलूंगा। रीजन बिहाइंड दैट, जो लैंड है ना वो आज तो एग्रीकल्चर है, बट उसकी जो यूसेज है वो गोल्ड माइन वाली होने वाली है। क्योंकि आप एक तरीके से ये सोचो, जो फ्लैट हैं, रेजिडेंशियल्स हैं, वो प्रोजेक्ट हैं, वो डिलीवर किए जाते हैं, वो डिलीवर हो गए, वो एंड परफेक्ट है, यूजर का आइटम है ना? परफेक्ट है। और जो लैंड है वो एक डेवलपर का आइटम है। अगर आपको कुछ भी डेवलप करना है, आपने मॉल बनाना है, आपने फैक्ट्री बनानी है, आपने हाई राइज टावर बनाने हैं, तो आपको सिर्फ लैंड चाहिए, और लैंड के बाद ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। इस बात को मैं बड़े अच्छे से जस्टिफाई कर सकता हूँ। हम, एक कंट्री है जिसको हम सब जानते हैं, दुबई। अगर आपने देखा हो, दुबई का जो पहले रेवेन्यू आता था वो मैक्सिमम फॉसल फ्यूल से, इन चीजों से आता था उनका। आज के दिन दुबई किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, आप खुद बता दो। टूरिस्ट एंड घूमना फिरना, रेंटल। टूरिस्ट, घूमना फिरना। और जो उन्होंने इनकम अपनी रियल एस्टेट से जनरेट की है ना, वो अनबीटेबल है, अनबीटेबल। अमेरिका से बंदे आ रहे हैं रियल एस्टेट करने दुबई में, और जो कि उनके पास लैंड नहीं था, उन्होंने लैंड क्रिएट किया है। 1,000 गज का लैंड पे उन्होंने ऊपर तक 50-50 माले के फ्लैट बना दिए। आप सोचो, 1,000 गज का उन्होंने लैंड क्रिएट किया, या एकर्स में लैंड क्रिएट किया। अगर मैं आपको बात करूं, उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने ऊपर तक कितनी बार बेचा, सिर्फ लैंड था, बट उसको उन्होंने कितनी बार सेल किया। तो आने वाले टाइम में ना, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि लैंड लिमिटेड है, बट कंट्रीज में, वर्ल्ड में डेवलपमेंट नहीं रुकने वाली है। तो लैंड एक रेयरेस्ट फॉर्म है, जो हमें, अगर हमारे पास नहीं है ना, तो मैं कहूँगा आपके बच्चे या तीसरी पीढ़ी ये सोचेगी, मेरे दोस्त के पास लैंड था, उसने ये बिजनेस कर लिया, मेरे दोस्त के पास ये था, उसे नौकरी नहीं करनी पड़ी। अगर आज आपने लैंड नहीं लिया ना, तो आपका फ्यूचर 100% लिखवा लो, 100%, मैं तो कहूँगा 1000 कर लो, चलो इसको, इनसिक्योर है, कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे फादर साहब ने जिस दिन मुझे इस बिजनेस में डाला था ना, एक बात सिखाई थी, इस धरती माता में धरती से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे आप गोल्ड माइन कर लो, चाहे आप रिलायंस हो, चाहे आप अंबानी हो, चाहे बिलगेट्स हो, आप धरती पे, धरती से बड़ा कुछ नहीं है। एट लास्ट
आप धरती पे ही इन्वेस्ट करते हो सारा का सारा पैसा। तो मेरा मानना है कि बिटकॉइन बिटकॉइन कहना ना कि भाई बिटकॉइन लिमिटेड है, ये है वो है, बिटकॉइन से ज़्यादा लिमिटेड ये धरती माता है। तो जिसके पास जितने स्टेक्स यहाँ है ना, उसका फ्यूचर सिक्योर है, सिक्योर राहुल जी, मतलब मैं कहता हूँ बिल्कुल सिक्योर है उसका। अब आपने सिक्योरिटी की बात करी सर, अब दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है सर? दिल्ली के अंदर तो बवाल हो रहा है सर। 2041 का मास्टर प्लान, 2031 का आएगा शायद, अब 31 का मास्टर प्लान और 21 का भी मास्टर प्लान जो भी गया। क्या चाहती है दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या हरियाणा सरकार या यूपी गवर्नमेंट? मैं सबको इकट्ठा मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं इस टाइम। अभी जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई ना, उसके तुरंत बाद डीडीए की मीटिंग्स हुई थी। डीडीए की अभी 25 जून को एक रिपोर्ट आई है जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आई है, और उसमें क्या कहा है ना, सबसे बड़ी लाइन है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि 2041 में ना दिल्ली में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं होगी। बवाना एक वगैरह, यूनिट नहीं नरेला होगी। वगैरह सब बंद। जो भी एरिया दिल्ली के अंडर आता है, दिल्ली ये चाहती है हम फ्यूचर में यहाँ पे आईटी हब्स बनाएं, रेजिडेंशियल्स बनाएं, या किसी भी और तरीके से यहाँ की इकोनॉमी जनरेट करें। क्योंकि आज के दिन आप ये देखो पॉल्यूशन लेवल, बहुत अगर ज़्यादा। विंटर्स आती है ना, व्हीकल तक बैन हो जाते हैं, फैक्ट्रीज तो मतलब मैं कहूँगा कैसे उससे चलेंगी? बहुत कितना ज़्यादा ही कितना पॉल्यूशन कर रही मतलब हैं। बिजनेस इम्पैक्ट होता है सर उससे? मैन्युफैक्चरिंग रुक गई, सैलरी रुक गई, बिल्कुल। इवेंचुअली अब लेबर क्लास बंदे हैं, छुट्टी तो छुट्टी। और देखो एक फैक्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लैंड के बारे में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बनाने के बारे में, एक फैक्ट्री के लिए कुछ रिसोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है जिसमें लैंड, अगर मेरे पास लैंड ही नहीं है तो मैं फैक्ट्री नहीं लगा सकता। सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी। आज के दिन कोई भी मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। दिल्ली में 18 रुपये यूनिट है, हरियाणा में 50% डिस्काउंट पे मिलती है, 9 रुपये यूनिट है। फिर क्या है, वाटर शॉर्टेज। आज दिल्ली के पास पीने के लिए आप खुद देखो कितना कम पानी जाता है दिल्ली में, मतलब उसके बाद में बिजनेस के लिए आपको एक मिनिमम वाटर तो चाहिए, जो कि और बड़े जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें बड़े लार्ज स्केल पे वाटर चाहिए होता है, जिसकी वजह से जितनी भी फैक्ट्री हैं वो एनसीआर से में आ रही हैं दिल्ली को छोड़ के। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। गवर्नमेंट तो पुश कर रही है वो अपनी जगह है, बट जो लोग हैं वो भी अपनी इकोनॉमिकली देखना चाहते हैं। भाई मैंने फैक्ट्री लगाई, अब मेरे को बढ़ानी है। क्योंकि आज जिसने बवाना में, जैसे आपने बात की बवाना में, तो जिस बंदे ने फैक्ट्री लगाई थी 200 गज में, 300 गज में, वो आज 1 एकड़ में लगाना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। अगली जनरेशन आ रही है, वो छोटी जगह पे काम ही नहीं करना चाहते, वो सब चाहते हैं भाई खुला खुला वर्क स्पेस हो। पैटर्न रिफॉर्म हो रहे हैं जी। मतलब जो हमारे फादर साहब या दादाजी की जनरेशन में लोग एडजस्ट कर लिया करते, गलियों में रह लेते थे। गलियों में रह लेते थे। और इंडस्ट्रियल एरिया की ना, मैं आपको सच बात बताऊं, जो सबसे बुरी बात होती है, आप बरसात में चले जाओ, बरसात के बगैर चले ओह जाओ, माय गॉड। रोड आपको वैसे ही मिलते थे, चाहे वो बरसात दिल्ली की के हो बात, चाहे चलो किसी के हो। आपने एक पॉइंट बोला था सर, दिल्ली के अंदर पानी की शॉर्टेज है, अभी बरसात हो रही है, अब भर देंगे सर। टेंशन मत लेना, हरियाणा सरकार कह रही है अभी हथनी राज्य से पानी छोड़ रहे हो, देखो तुम दिल्ली में पानी। नहीं, वो पर पानी अभी यूज नहीं होगा ना, हमारा पानी तो भाई हमें आपने कहा पानी की शॉर्टेज है, हम ज्यादा दे दिया, भाई हरियाणा का काम था देने का, हमने दे दिया, अब तुम संभालो, अब सही तुम्हारे काम बात है, है। बांध मतलब बनाओ, कुछ भी करो। दिल्ली वाले इस बात से भी सफर ही करेंगे, जैसे पानी की शॉर्टेज से सफर करते हैं, वो अब ना इस बात से इंडिया सफर पाकिस्तान की लड़ाई में बोला जा रहा था कि 1 महीना पानी रोक दो फिर इकट्ठा छोड़ दो। कुछ हद तक वही वाला काम हरियाणा सरकार दिल्ली के लिए कर अभी देती है। रिसेंटली 2 साल पहले यही हालत तो हुआ पूरा था, कश्मीरी लाल गेट किले पूरा तक, पानी पानी हो लाल गया किले तक था। पानी पहुंच गया हाँ बिल्कुल था। बुरा हाल हो गया पानी था। नहीं है, पानी नहीं है, और और पानी दिल्ली पानी की था। लाइफलाइन है भाई साहब वो रोड, दिल्ली की मेन रोड है वो, उससे तो मतलब आप दिल्ली के कितने एरिया में कनेक्ट होते हो। हमारा NH1 ही है भाई, लाल किले से चलते थे लाहौर तक और उधर तक जाते थे, NH1 शुरू वहीं से होता था। तो ये तो मतलब है, बट इसी चीज के लिए ना गवर्नमेंट अब वर्क करना चाहती है कि भाई जिन मुद्दों पे हमने काम नहीं किया पहले, अगर आप दिल्ली देखोगे ना, जो मेरा मानना है, दिल्ली के हम कोई भी शहर पकड़ लें इंडिया का, आज से दो डिकेड पहले से अगर हम सोच के चले, तो वहां पे जितनी डेवलपमेंट होती थी ना वो अनप्लैंड होती थी। बिल्कुल मतलब क्या है, आपने मैंने मिलके एक सोसाइटी काट दी, उसमें कोई हमने गली का साइज नहीं रखा, अपनी मनमर्जी का 16 फुट छोड़ी, 20 फुट छोड़ी, वो एक सिस्टम से बस बनाते गए बनाते गए बनाते गए। बट 2016 में ना रेरा जब से आया है, तो पैन इंडिया में एक बड़ा रिफॉर्म आया है। अब जो भी शहर सिटी डेवलप हो रहे हैं ना, वो प्लान्ड वे में हो रहे हैं, अनप्लान्ड में नहीं। जिसकी वजह से आज के दिन हम ये मान के चलें कुछ हद तक हमारी प्रॉपर्टी भी सिक्योर है। क्योंकि आज मैं किसी से भी बात करूं, मतलब जितने भी लोग हैं,
जो उनके दादा जिस घर में रहते थे या अर्ली एज में फादर साहब रहते थे, वो शायद हम लोग आज वहाँ जाके अपनी गाड़ियाँ तक पार्क नहीं कर सकते। बट जो रोड साइज आज एक बड़ा डेवलपर लेके आ रहा है, डीएलएफ लेके आ रहा है, या और भी हम बात करें लेके आ रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड साइज लेके आ रहे हैं आज से 50-100 साल का एक विजन लेके, जो कि डेवलपमेंट में मतलब प्लान और अनप्लान में बहुत बड़ा, और जिसमें कि ना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि भाई अब हमें ना सब चीज़ें प्लान करनी है धीरे धीरे, सर क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए हैं। आप तो कर रहे हो प्लानिंग, अब यहाँ पे समझो आप, चलो HSIDC अगर अब इंडस्ट्री वाले शिफ्ट होंगे, अगर 2041 के मास्टर प्लान के हिसाब से मान लीजिए वो हरियाणा शिफ्ट होते हैं, बिल्कुल HSIDC के प्लॉट लेते हो आप, समझ में आता है कितने सारे ये आपके इंडस्ट्रियल एरिया जो कटे हुए हैं, जो अनऑथराइज तरीके से कटे हुए हैं, जिसके अंदर कोई प्लानिंग नहीं है, सीवरेज का कोई खास ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ऐसे ही पानी वेस्ट के मतलब ऐसे ही वेस्ट वाटर को बिना ट्रीट करे यमुना में या किसी भी वाटर सोर्स में मिलाया जा रहा है। इसके बाद कुछ लोगों ने CLU लैंड करवा ली, अपनी एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी, आप ही की तरह एग्रीकल्चरल लैंड खरीद के उसका CLU करा लिया। तो सर इस पे क्या नॉर्म्स है, और क्या अभी भी आप ये सजेस्ट करोगे कि HSIDC की लैंड कॉस्टली है तो CLU लैंड में जाना बेटर है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं तो, जो कि अगर हम बात करें सोनीपत बेल्ट की, सिर्फ सोनीपत में ना 4 HSIDC हैं, जिसमें कि आज के दिन कुंडली सबसे पुराना है, उसके बाद राई है, बड़ी है, फिर खरखोदा है। ये सब मिलाएंगे तो लगभग ना 9 से 10 हज़ार एकड़ के आसपास का इनकी बेल्ट है। उसके बाद में ना ये पूर्ति नहीं कर पा रहे। तो अब आप ये सोचो, अब तो अर्ली स्टेज है, बहुत अर्ली स्टेज है, बवाना नरेला कुछ भी खाली नहीं है। अब हर फैक्ट्री में जाओ, फैक्ट्री चल रही है, फिर भी यहाँ पे इतनी महंगाई भी हो गई है, प्लस में मैं कहूँगा डेवलपमेंट इतनी अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि भाई हमने नरेला से शिफ्ट करना है, बट हम शिफ्ट करेंगे हरियाणा में। तो उसका जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है ना कि HSIDC के बाद जो आपने बोला CLU लैंड, अब जो CLU लैंड है उसमें हमारा सबसे बड़ा फायदा क्या है, वहां पे हमें मिलती है फ्रीडम एरिया सेलेक्ट करने की, फ्रीडम अपने बजट की, फ्रीडम हमें किस कैटेगरी में जाना है, ABCD लैंड कैटेगरी में, क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने ना बहुत सारी सब्सिडीज भी दी हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास हम कहें हर जगह HSIDC बनाने के लिए ना बहुत लिमिटेड बजट है, जिसके कारण वो ये चाहते हैं जो रूरल एरियाज हैं, भाई गांव, दूर दूर के गांव है ना, वहाँ पे भी तो डेवलपमेंट पहुँचे। अब हर जगह तो HSIDC नहीं पहुँच सकती, क्योंकि उसको डेवलप करने में बड़ा बजट लगता है, और गवर्नमेंट के पास और लोगों के लिए भी बजट्स हैं, तो जिसकी वजह से ना गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं पिछले कुछ सालों में कि आप जाओ और वहाँ पे लैंड लो, जिसमें कि आपको स्टाम्प ड्यूटी भी 80% रिटर्न मिलती है। सर ये स्टैम्प ड्यूटी में रिबेट मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? स्टैम्प ड्यूटी में कहाँ सस्ता होता है सर? सब जगह सेम ही स्टैम्प ड्यूटी होती है, 6, 7, 8 ही सुना है हमने तो। एक्चुअली ना यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिसीज में चेंज है। हरियाणा गवर्नमेंट ने ना जो भी अपने ABCD कैटेगरी में जो ब्लॉक्स बांटे हैं, उसको कुछ सोच समझ के बांटा है। जितने भी A कैटेगरी के ब्लॉक हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे रोजगार हैं, जॉब्स हैं। बट जो B, C, D, अब जितना B में जाओगे उतना कम है, C में जाओगे और कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और D में जाओगे तो बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर पे वहाँ पे आज भी लोग बेस्ड है। और अगर उन लोगों को जॉब करनी होती है तो वो वापस से सिटी में जाते हैं, जिसकी वजह से सिटीज़ तो ग्रो करे जा रही हैं, बट जो हमारे रूरल एरियाज़ है ना वो ग्रो नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्लान किया कि भाई हम ABCD में कैटेगराइज करते हैं, तो B में लोगों को 50% के अराउंड आपको मिल जाती है स्टैम्प ड्यूटी रिफंड, और सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी नहीं, और भी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको, जैसे आपने अभी बोला था कि भाई पॉल्यूशन, जितनी भी फैक्ट्रीज गाँव दरार में लगती हैं वो पॉल्यूशन या अपना जो वेस्ट वाटर है वो वहीं पर डाल देते हैं। तो गवर्नमेंट ETP प्लांट हो गए, STP प्लांट हो गए, उनको डेवलप करने के लिए भी आपको फंड्स देती हैं। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि आज के दिन ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये चाहती है भाई इसको कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए भी पॉलिसीज में अमेंडमेंट किए गए कि भाई ये चीज़ें हम आपको कुछ बजट्स देंगे। तो सर जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बात करूं, यहाँ से मैं GT रोड पे चलता हूं तो समालका क्रॉस कर दिया या पानीपत क्रॉस कर दिया, GT रोड छोड़ दो, मैं अगर गाँव के अंदर घुस जाऊं, बिल्कुल, मैं भी इसराना, एक पानीपत का गाँव है इसराना, बिल्कुल, तो ये BCD कैटेगरी में होगा पक्का, इसमें कुछ ना कुछ रिबेट होगी। अब मैं, आपने बिल्कुल अच्छा बोला इसराना के बारे में। रिसेंटली जो पानीपत है, पानीपत ग्रो कर रहा था, और पानीपत की ना हालत ऐसी हो गई थी कि रेड कैटेगरी इंडस्ट्री ना पानीपत ने डेवलप करना बंद कर दिया था।
तो उनकी मजबूरी हो गई थी क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया था कि जो आउटर पानीपत है ना पानीपत में पोल्यूशन ज्यादा है सर, पोल्यूशन तो दिल्ली में ज्यादा है। हमें अभी नवंबर आने तो फिर दिखाएंगे। हमें ना एक्चुअली क्या है कि दिल्ली न्यूज़पेपर में रहता है, लाइमलाइट में रहता है, बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जो न्यूज़ में नहीं रहते। ओके। तो उनमें से अगर आप ज़्यादातर देखोगे कुछ इंडस्ट्री एरियाज ही होते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन रहता है। अब टेक्सटाइल हब है, टेक्सटाइल हब में आपको बताया कि पानी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और बिल्कुल। पानी फिर सबसे ज़्यादा जो एक बार यूज़ हो गया तो वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूट होता है। तो जो आपने बात कही थी ना कि भाई यमुना में या वैसे जो हम्म। पॉल्यूशन फैल रहा है तो पानीपत में बड़ा फैल रहा था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ना कुछ पॉलिसीज़ क्रिएट नहीं करेंगे ना, तो कैसे इस चीज़ को हम चेंज कर पाएँगे? तो वहाँ पे सी कैटेगरी इसराना में आज के दिन आप जाओ, एप्लीकेबल है। गाँव गाँव नहीं है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ गाँव बहुत आगे चले गए हैं। ओ। 15-15, 20-20 एकड़ में एक एक फैक्ट्री है वहाँ पे, और ऐसी-ऐसी एक नहीं 40 से 50 फैक्ट्री हैं। तो सोचो, अच्छा। जो मतलब एक छोटी-सी तहसील रोज़गार दे रही हो ना लोगों को, हम्म। वो एक ब्लॉक रोज़गार दे रहा है आज गवर्नमेंट का, सिर्फ़ एक मुहिम की वजह से कि फ्री ज़ोन, सी कैटेगरी, और गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ में एमएसएमई में ये डिसाइड किया कि भई हम इनको टैक्सेशन में और चीज़ों में इनको जैसे कुछ भी दें। इनको मतलब प्रोत्साहन दे सकते हैं। बिल्कुल, बट एक बात सोचो सर, इससे ये सोचो वो फैक्ट्री के मालिक भी वहीं आसपास ही रह रहे होंगे, तो बिल्कुल। कितनी सारी लेबर भी वहीं रह रही होगी, तो कितना मतलब डेवलपमेंट उस एरिया में आ रहा है। अब वो वहाँ पे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो वो रेस्टोरेंट भी अफोर्ड करेंगे, तो रेस्टोरेंट भी बनेंगे, सबसे ब्रांड्स भी आएंगे। मैं कहता हूँ जी, आप आज के दिन जो आपने अभी बात बोली ना कि भाई एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रियल सीएलयू क्यों बेटर है, मैं कहता हूँ वहाँ पे ना आप खुद सिर्फ अपने लिए ग्रोथ नहीं कर रहे, आप जो हमारा भारत देश है ना उसकी ग्रोथ में स्टेक होल्डर्स बन रहे हो। यस। मेरा मानना ये है, क्योंकि आप फैक्ट्री आप लगा रहे हो, बट जो आपके पास लेबर आने रहती है कि भाई वो फैक्ट्री में आपके रोजगार कर रही है, उसको रहने के लिए एक पीजी चाहिए, तो वो कौन देते हैं? वहाँ के गाँव वाले, जिनके पास चलो बहुत बड़ा लैंड चंक नहीं था, ये वैसे नहीं था, बट उनके पास पीजी देने के लिए एक सर्टेन रोजगार तो है घर में 4-4 कमरे बना लो। घर में। और ऊपर नीचे आपको पता है सब गांव के ओपन घर है। तो होते हैं बड़े लंबे हाँ चौड़े, हाँ हाँ। 500-500, 1000-1000 गज के घर हो जाते हैं गांव में। बिल्कुल। तो लोगों के पास ना सिर्फ एक, मतलब आप खुद के लिए नहीं, सब लोगों के लिए रोजगार क्रिएट कर रहे हो। मैक्सिमम किराना स्टोर खुल जाते हैं, फिर वहाँ पे धीरे धीरे आप देखोगे तो आज के दिन सबसे बड़ा हम देखें डिजिटल प्लेटफॉर्म, कि भाई किसी ने पैसे भेजने हैं तो हम्म। हर गांव में या एरियाज में धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी हैं, जो यहीं से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, बैंक जाने की भी जरूरत नहीं। वो रिवोल्यूशंस कहाँ से आ रहे हैं? मैं कहता हूँ वो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने का एक बहुत बड़ा रोल है उस चीज़ के अंदर, कि बंदा बिहार से है, काम यहाँ कर रहा है, और वो एरिया डेवलप हो रहा है, और जहाँ वो कमा के भेज रहा है वो भी डेवलप हो रहा है। तो ये दोनों बहुत बड़ी चीज़ है। सर एग्रीकल्चरल लैंड बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेरा डर था ना, जो मैंने अपने घर वालों से सीखा हुआ है, कब्जे वब्जे हो जाते हैं भाई। अब मेरे बस की तो है नहीं सर संभालना, ना मैंने खेती करनी, ना मैंने जाना उधर डेली, तो मैं जा नहीं सकता। साल में एक बार कहोगे दिया जलाएंगे दिवाली पे, तो भैया अब पता चला मैं दिवाली पे दिया जलाने जा रहा हूँ, वहाँ पे लगा हुआ है दिस लैंड बिलोंग्स टू फलाना फलाना। मैं कहूँ ये क्या हो गया भाई। तो भाई अब हमारा तो डर ये है सर, इससे कैसे बचे। इसमें ना जो सबसे पहला पॉइंट मैंने देखा है और लोगों से सुना है, फादर साहब से, मतलब जो बड़ी जनरेशन से सुना, तो यहाँ पे ना अपने को जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो एक अच्छा लैंड कंसल्टेंट चाहिए। जब तक आप एक अच्छा लैंड कंसल्टेंट हायर नहीं करते ना, तो आपको वहाँ एरिया की लिटिल नॉलेज होती है। आपको ये नहीं पता होता ये लैंड किसको बिलोंग करता है, इसके टाइटल स्टेटस क्या है। अगर आपने एक अच्छा लैंड कंसल्टेंट हायर किया है ना, वो सिर्फ आपको प्रॉपर्टी दिखाने नहीं ले जाता। नहीं तो आज आप देखोगे कि हर आदमी प्रॉपर्टी कोई भी दिखा देता है, एक चाय के नुक्कड़ वाला भी दिखा देता है, ये बिक रही है जी, ये ले लो, वो ले लो। बट क्या आप इतने करोड़ों रुपए, क्योंकि आज के दिन लाखों में तो लैंड आ नहीं रहा, इतने करोड़ों रुपए एक चाय वाले के कहने से, या एक ढाबे वाले के कहने से, या एक, मैं कहूँगा जो उस चीज़ फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, उसके बेस पे लगाओगे, तो आप अपने पैसे खुद रिस्क में लगा रहे हो। और वहीं पे एक अच्छा लैंड कंसल्टेंट आपके पास है, तो सबसे पहले वो आपको टाइटल सर्च रिपोर्ट देगा। टाइटल सर्च रिपोर्ट मिनिमम 30 साल की होती है, कि अच्छा। किसके बाप दादा से, कहाँ से वो आपको मिली है, क्या उसका स्टेटस है, कितने ब्रदर थे, किसको कितना कितना हिस्सा मिला। उसके बाद में आज के दिन गवर्नमेंट ने ना हर चीज़ ऑनलाइन कर दी है।
ये भी चीजें इतनी पुरानी। अरे हर एग्रीकल्चर लैंड ऑनलाइन है। आप एक साइट है गवर्नमेंट की, जमाबंदी ऑनलाइन हरियाणा, आप जाओ, आप किसी भी लैंड का ना स्टेटस चेक कर लो, किसके पास पहले होती थी, फिर इसके किसके पास आई, आज अच्छा। किसके पास है, वो कितने हिस्से में बैठा है, कब्जा किसका है। तो सिर्फ एक ये आप मान के चलो, आपको ना हर तरीके से नॉलेज लेना पड़ेगा लैंड बाय करने से पहले। फिर उसके बाद में लैंड बाय कर लिया, अब है लैंड तो चलो आपने बाय कर लिया, प्रोटेक्शन, आपके नाम रजिस्ट्री होगी, उसके बाद में उस लैंड का करोगे क्या? दैट्स द मैं मेन कहता हूं क्वेश्चन। पहले एंट्री नहीं, पहले एग्जिट देखो भाई। अगर एग्जिट श्योर नहीं है ना, कल को मेरे घर में, आपके घर में, किसी के घर में जूत पड़ गई, हम प्रॉपर्टी लेते क्यों है? जरूरत के टाइम पे पैसा काम भाई आना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, जो लास्ट जरूरत हो और कोई ऑप्शन ना हो तो भी हमारे पास एक सबसे बड़ी एसेट है, इसीलिए लेते हैं ना। तो अगर मेरे को ये बताओ, जो आज मैं फैक्ट्री खरीद रहा हूँ, यहाँ पे टाउन प्लानिंग मैप ने इस जोन को इंडस्ट्रियल जोन दिया है, इस जोन को आर जोन दिया है, या अगला गांव है वो रेजिडेंस में है, बट 10 साल के बाद शहर तो बढ़ेगा ना। तो मैंने उस उम्मीद में ये सोचते हुए लिया है कि भाई यहाँ पे क्या है। तो पहले ना जोन चेक कराओ कि किस जोन में वो लाई करता है, उसके बाद में कितना एफएआर आपको मिलेगा। अब मैं आपको बताऊं कि 100% एग्रीकल्चर पे भी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर हम ये सोचें आज मैं जाऊं, मेरा खेत है, मैं दीवार करूं और मैं उसको पूरे में बना दूं और कोई पूछने नहीं आने वाला, नहीं। वो समय गए, वो मतलब बहुत पुराने हो चुके हैं समय। हम्म। आज आप बाउंड्री भी करोगे ना तो सीएलयू के बाद एलओआई लेनी पड़ती है, एलओआई से बाउंड्री कर सकते हो आप। एलओआई की फुल फॉर्म क्या है सर? लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है कि भाई Okay. आपने इस लैंड पे इस काम के लिए आप इसको डेवलप कर रहे हो, जिसकी वजह से बाउंड्री वगैरह जो भी चीजें, इस पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, तब आप कर सकते हो। और सीएलयू आने के बाद में आप 60% एरिया को डेवलप कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, बट वर्टिकली आपको जो एफएआर मिलता है वो 150% का मिलता है, कि भाई आपका 100 गज का लैंड पार्ट था तो आप उसको 150 गज तक डेवलप कर सकते हो। अगर एक बेसिकली एकड़ था 75 गज तो ऊपर डेढ़, नीचे मोटा मोटी हाँ ना। 60, फिर 60, अच्छा और फिर इस तरीके से अच्छा रेशियो। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से मेजर, तो वो मतलब तो ठीक है, वो तो उसके हिसाब से हो जाएगा कि रेजिडेंशियल का तो थोड़ा अलग होगा, कमर्शियल का थोड़ा अलग होगा, तो वो तो हम तो ना परसेंटेज। ये सजेस्ट करते हैं कि एग्रीकल्चर लो, बट एग्रीकल्चर में भी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। इन्वेस्टर अगर है तो। इन्वेस्टर है तो भी मैं कहूंगा लिटिल नॉलेज इज हार्मफुल। हम्म। भाई वो कहते हैं कि भाई उसकी किस्मत थी बढ़ गया, हाँ। उसकी किस्मत थी बढ़ गया, हमारी नहीं थी तो नहीं बढ़ा। अरे अगर उसी टाइम पे, लेने के टाइम पे, मैं कहता हूँ आज करोड़ रुपए का लैंड लिया, करोड़ रुपए एक दिन में कोई नहीं कमाता जी, बिल्कुल ठीक बात है। उसको कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल लगे हुए हैं ना। बिल्कुल। तो अगर उसी लैंड पे वो कुछ दिन वर्किंग कर लेता, या एक अच्छी रेपुटेड कंसल्टेंट कंपनी हायर कर लेता, उसको सारी वर्किंग बैठे बिठाई देती, आज के दिन टाइम से बड़ी वैल्यू तो किसी चीज़ की नहीं है ना। बिल्कुल। और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, एक बिजनेसमैन के पास, एक किसी के पास भी जो टाइम है वो सबसे लिमिटेड है। बट उसी चीज़ को आपका कोई सेव कर दे, आपके इन्वेस्टमेंट को कोई सेव कर दे, कि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो बड़ी सिक्योर है, सेफ है, तो आपके लिए बहुत हायर रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे आ जाती है, मैं ये कहूँगा। सर मुझे एक बात बताइए, क्या सरकार का भी इंटरेस्ट है इसके अंदर मेजरली कि भाई इंडस्ट्रीज लगे? ठीक है, बीसीडी कैटेगरी में लगे समझ में आता है, मैं ए कैटेगरी की बात करता हूँ, या जो बहुत बढ़िया सिटीज है लाइक सोनीपत हरियाणा की बात करते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे अदर देन एचएसआईडीसी, हाँ हाँ अदर देन रेरा, हाँ हाँ। एग्रीकल्चरल लैंड पे सीएलयू लेके भी लोग फैक्ट्रीज बनाए, क्या सरकार का इंटरेस्ट है इसमें? मैं एक सच बात बताऊँ, हाँ। कुछ टाइम पहले ना हम चंडीगढ़ बैठे थे, हम्म। तो बड़ी एक शॉकिंग बात हुई थी वहाँ पे, जो कि कुछ साल पहले तक हमें ही नहीं पता थी, हम तो इसे बिजनेस में हैं। तो मैं मानता हूँ कि लोगों को तो बहुत कम पता होगा, पूरे हरियाणा की सीएलयू लैंड एक तरफ और सोनीपत की सीएलयू लैंड एक तरफ, क्या बात आज कर के रहे दिन हो? ये हाल है। अगर पूरे हरियाणा में सीएलयू अप्लाई हो रही है ना, तो मैक्सिमम जो सीएलयू अप्लाई होती हैं वो सोनीपत जोन में अप्लाई हो रही है, क्योंकि सोनीपत को आप कुंडली से देखो, गोहाना तक 100 एकड़ का अडानी का प्लांट आ गया है। कहाँ पे? गोहाना में गोहाना में 100 एकड़ का सी प्लांट है? कैटेगरी में लेके आए हैं अडानी वाले, जो अभी हम बात कर रहे थे। जब अडानी अंबानी भी सी कैटेगरी लैंड में फैक्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ तो सक्सेस स्टोरी होगी जो एक आम आदमी नहीं कर रहा। गोहाना में अडानी आ रहा है तो सोचो गोहाना में क्या डेवलपमेंट आने आ वाली नहीं रहा है। सर, आ चुका है। प्रॉपर गांव का नाम है मुडलाना, और वहां पे 50-50, 40-40 लाख रुपए के किले भी नहीं होते थे,
आज के दिन ना 4 करोड़ रुपए एकड़ हो रहा है जीटी उस मेन रोड पे अब ऐसी जहाँ कोई अडानी है। जगह हमें भी बता दो, हम भी 50 लाख रुपए डाल दे, 4-5 करोड़ हम भी कमा ले। सर मैं कह रहा हूँ आज सोनीपत में ना चारों दिशाओं से काम चल रहा है। आप इधर आ जाओ खरखोदा, खरखोदा में तो पता ही खरखोदा है। तो नेशनल न्यूज है हमारा बिल्कुल ठीक बात है। भाई, कोई बच नहीं सकता उस चीज वो से। कौन सी रिपोर्ट थी सर जिसने बताया था कि सोनीपत बड़ा जबरदस्त डेवलप होने वाला है, आप बता रहे थे? ये अपनी कोयलर की रिपोर्ट है हाँ। जिसमें कि ये बताया गया है कि सोनीपत आने वाले टाइम में ना, क्योंकि खरखोदा जैसे डेवलप हुआ, कुंडली डेवलप हुआ, गोहाना डेवलप हो रहा है, गन्नौर डेवलप हो रहा है, तो लोगों की ना इनकम कैपेसिटी बढ़ने वाली है। और जब इनकम बढ़ती है ना तो एटलास आपका लिविंग स्टाइल बढ़ता है। गुड़गांव में आज क्या है लिविंग भाई? स्टैंडर्ड लिविंग अच्छे हैं। स्टाइल है ना, लिविंग बिल्कुल। स्टैंडर्ड। तो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी बढ़ी। इकोनॉमी कैसे बढ़ी? रोजगार आया, आईटी से आया, मानेसर फैक्ट्री से आया, किसी तरीके से तो आया ना। तो आज आप ये मान के चलो जो इतिहास 20 साल पहले गुड़गांव का हुआ था ना, वो इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है सोनीपत में। अगर मैं ये कह दूं ना, गलत नहीं है। और जो बात आपने अभी गवर्नमेंट की, मैं कहता हूँ पता नहीं गवर्नमेंट क्यों हमें या तो ज़्यादा पसंद कर रही है या ज़्यादा फेवर कर रही है। अगर आप रोहतक से देखना शुरू करो, हमारा केएमपी, जम्मू कटरा हाईवे, उसके बाद 334 भी, इधर आ जाओ जीटी रोड पे यूईआर 2, उसके बाद आप आगे चले जाओ नेशनल हाईवे 1, जो भाई हमें तो मतलब दिल्ली से बहुत पहले से मिला हुआ है। हाँ। और जो फील यहाँ आती है मुरथल के पराठे खाने की, वो कहीं नहीं आती दिल्ली वालों को। सैटरडे संडे सब मैं तो यहीं देखता हूँ, हम लोगों को पार्किंग नहीं मिलती जहाँ पे की। ठीक बात है। तो गवर्नमेंट सिर्फ रोड से नहीं, उसके बाद में मारुति को यहाँ लाके बसा दिया। 800 एकड़ की मारुति, 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, 10,000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब ऑफर कर रही है। उसके बाद में 100 से ज्यादा वेंडर तो अभी लैंड खरीद चुके हैं। सर ये कंस्ट्रक्शन कब करेंगे? हम देख तो रहे हैं लैंड बिक रही है। देखो मैं थोड़ा सा ना नेगेटिव किस्म का आदमी हूँ, ठीक है ना, हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जरूरी है भाई कटे जा रहा है, कटे जा रहा है, कटे जा रहा है। एक्चुअल में फैक्ट्री कहाँ आ रही है? बहुत ही कम आ रही है देखो फैक्ट्रियां तो। मैं आपको एक बात श्योर कर सकता हूँ, हाँ। 3 साल पहले ना जो लोग ये कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला खरखोदा, हमारी उम्र चली गई, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, जब नहीं हुआ अब क्या होगा। बट आपके आगे है, जॉब हुआ है। रीजन क्या है ना, हम फैक्ट पे बात करते हैं। जिस दिन मारुति आई थी उस दिन ये डिसाइड हो गया था भाई 800 एकड़ में मारुति आ गई है। जापान से लेके इंडिया हर जगह से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई थी, जो मारुति के वेंडर है वो आने शुरू हो गए थे। पहले क्या था खरखोदा? एग्रीकल्चर था ना। एग्रीकल्चर था। जब एग्रीकल्चर था तो वहां से रेवेन्यू जो आता था वो एग्रीकल्चर का था, तो लोगों की जरूरत वहां पे प्रॉपर्टी थी नहीं। बट आज के दिन जो खरखोदा है वो वर्ल्ड का 3rd नंबर का लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट और मारुति का सबसे बड़ा। और मैं एक बात आपको बोलूं, मैं खरखोदा को ना मारुति के गीगा फैक्ट्री के नाम से जानता हूं, सिर्फ मारुति के प्लांट से नहीं जानता। ये क्या बोला है? क्योंकि अगर आप टेस्ला का आपने सुना है हाँ। कि भाई टेस्ला ने वर्ल्ड वाइड इतना क्यों ग्रो किया। जब एक कंपनी इतने बड़े लेवल पे किसी भी हाइब्रिड मॉडल का, इलेक्ट्रिक मॉडल का इतने लार्ज स्केल पे कोई प्लांट लगाती है ना, तो उसे गीगा फैक्ट्री बोलते हैं। और वो गीगा फैक्ट्री हमारे खरखोदा में आ चुकी है। हम या तो लकी हैं या गवर्नमेंट पुश कर रही है इस एरिया को। रीजन बिहाइंड दैट, मानेसर कंप्लीट हो चुका है सर। आपका फरीदाबाद, हाँ वो तो फुल है। मतलब सेचुरेशन लेवल आ गया है। मैं आपको कहूँ ना बिल्कुल। सेचुरेशन लेवल वो आ चुका है। गाजियाबाद। अब 2 रीजन बचे हैं, झज्जर और सोनीपत। सोनीपत और झज्जर के बीच में हमारे खरखोदा वाली बेल्ट है, जहां पे सुजुकी, अब मारुति के उसका काम शुरू हो गया अगला सुजुकी मैं का। कहता हूँ 2027 में 2000 जॉब देने वाली है। 1200 करोड़ का प्लांट उन्होंने भी अपना बनाया है, और हर साल 7.5 लाख बाइक निकालने वाली हैं। और मारुति में एक बात रह गई जो अभी 99% लोगों को नहीं पता, लिख के देता हूं मैं ये बात, लिख के। जो लोग बस न्यूज़ पढ़ते होंगे ना खरखोदा के रिगार्डिंग, उनको तो पता चली होगी, नहीं तो जून में अभी मारुति के बोर्ड मेंबर्स ने सीधी एक बात करी है कि भाई आज हम 2.5 लाख गाड़ियां निकालेंगे ईयरली, बट 2029 में जो हमारा गोल है 10 लाख गाड़ियों का है। तो अब आप ये सोचो, जो मारुति के अंदर की डेवलपमेंट आज हुई है ना, मात्र 25% हुई है, 75 तो बाकी है सर।
और वो आने वाले 5 साल में होने वाले इतनी हैं। गाड़ियां बिकेंगी कहाँ भाई? 10 लाख गाड़ियां अगर खाली यहाँ से बनेंगी तो मारुति के क्या और कोई प्लांट ही नहीं है। देखो, अगर मैं आपको डाटा के बेस पे बताऊं हाँ, तो मारुति इंडिया का ना 40% हाँ, कार स्टेक मेकर में स्टेक रखती है। बिल्कुल एग्रीड। और अर्लियर गुड़गांव और गुजरात 2 मेजर प्लांट थे जहां से मारुति ऑपरेट करती थी। बट अब उन दोनों को मिला के देखें ना तो ये उससे ज्यादा बड़ा प्लांट है। हाँ एग्रीड। और हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक ये फ्यूचर है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल। मैं कहता हूँ आप 40 भी छोड़ दो, आप चलो 20% गाड़ियां तो खरखोदा बनाएगा। मारुति और की पूरी सेल्स की 20% गाड़ियां खरखोदा बनाएगा। देखो 800 एकड़ का प्लांट है, आप मान के चलो 20% तो बनाएगा ही बनाएगा। रीजन बिहाइंड दैट, ये वाला जो प्लांट बनाया ना ये 100% ऑटोमेटिक है, एआई ऑपरेटेड है। रोबोट से लेके हर चीज इन्होंने जो अपनी लाइन मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट बनाई है ना वो इस तरीके से बनाई है कि फास्टेस्ट काम, बिल्कुल फास्टेस्ट। और उसमें भी सोचो 10,000 जॉब्स ये दे रहे हैं। और इनडायरेक्ट कितनी जॉब दे रही होंगे, क्योंकि आपको पता है बड़ी कंपनीज में इनडायरेक्ट जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी होती हैं जो कि टारगेट बेस्ड होती हैं। मैं खरखोदा विजिट किया था बीच में ना एक दिन किसी हाँ, दोस्त के साथ। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा, बहुत सारे ट्रक्स खड़े थे। तो मैंने एक बंदा जो मेरे साथ था जो खरखोदा का ही था, मैंने ये ट्रक क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई? खाना पीना खाने के लिए रुकते हैं क्या? केएमपी से उतर के खाना पीना खाने उतरते हैं? कह रहा भाई ये सारे मारुति में लोड होने हैं। मैंने कहा अभी? कह रहा हाँ भाई अभी। उसने मेरे को दिखाया, देख कितनी सारी बसेस खड़ी हैं जो एम्प्लॉइज को लेके आ रही हैं। कोई झज्जर से आ रहा है, कोई रोहतक से आ रहा है, कोई सोनीपत से आ रहा है, कोई गुड़गांव से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। मतलब अलग अलग लोकेशन से बसेस आ रही हैं उनको लेके। रीजन क्या है ना, मारुति को भी ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। और स्किल्ड लेबर एट प्रेजेंट खरखोदा में अभी उस नहीं क्वांटिटी होगी। में नहीं है, जिसको कि डेवलप होने में टाइम लगेगा। जिसकी वजह से आज मारुति की अर्जेंसी ये है कि वो जो नियर बाय एरियाज हैं जहाँ पे ऑलरेडी उनके वर्कर हैं या स्किल्ड वर्कर हैं इस इंडस्ट्री के, उनको वो हायर कर रहे हैं। बट इसका इम्पैक्ट मैं ये कहता हूँ कि साल 2 साल में आप देख लेना, जो स्किल्ड लोग हैं ना वो भी अपना टाइम कैलकुलेट करेंगे ना, भाई यस। मैं रोहतक से आ रहा हूँ, मैं फरीदाबाद से आ रहा हूँ, मैं गुड़गांव से आ रहा हूँ, या मैं सोनीपत के गन्नौर वाले रीजन से रोज जा रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा ना मैं भाई खरखोदा ही रह लूँ। और प्रॉपर्टी के दाम खरखोदा में तो बहुत बढ़ ही रहे हैं। सर फिर हम तो गोल्ड माइन पे बैठे हैं सर, क्योंकि मेरे ऑफिस से मात्र 15 मिनट की दूरी पे मारुति है वाया केएमपी। मैं तो खरखोदा की डेवलपमेंट को गोल्ड माइन ही कहता हूँ। उसका रीज़न क्या है कि अभी तो सोना निकलना शुरू हुआ है, अगले 50 साल तक ना सोना निकलता ही रहेगा। अब उसमें किसके पास कितना लैंड है वो मैटर करता है, अभी सोना कौन और कितना रेट निकालेगा। कितना बढ़ेगा? ऑलरेडी बहुत तेज है भाई रेट, अभी ऑलरेडी हमारी रेंज से सब कुछ बाहर है। मैं तो कहता हूँ 50 लाख में कुछ दिला दो तो कहते हैं चल भाग। कुछ नहीं है 50 लाख में। देखो क्या है ना कि कुछ एरियाज अगर आपने मारुति की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है हाँ। तो मारुति से 10-15 किलोमीटर दूर जा सकते हैं हम। अच्छा। क्योंकि अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद वहाँ डेवलपमेंट पहुँचने वाली है। क्योंकि रीज़न क्या है ना, जो मारुति के वेंडर्स आ रहे हैं वो बड़े लेवल पे फैक्ट्री लगा रहे हैं। बड़े लेवल का मतलब है 5-6 एकड़ एक मिनिमम एरिया है। और वो भी HSIDC से थोड़ा सा साइड में आसपास। लगा रहे हैं, आसपास लगा रहे हैं। रीज़न क्या है, HSIDC में उन्होंने भी पहले प्लॉट नहीं लिया था। और HSIDC में आज मारुति की वजह से रेट इतने हो गए हैं बहुत कि जो ज्यादा। बहुत बड़े वेंडर भी है ना वो थोड़ा बहुत सोचते हैं कि भाई हमने बड़े प्लांट लगाने हैं। तो उसकी वजह से मैं आपको कहूँगा हलालपुर, नारा, नारी, और अगर आप उस साइड चले जाओ खरखोदा के तो हसनगढ़ और आपका सिसाना सब डेवलप कर रहे हैं सर। एक भी एरिया ऐसा नहीं है जो डेवलप नहीं कर रहा। और जो लोग कह रहे हैं ना 50 लाख में कुछ नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ 1 बीघा तो आ रहा है। आज 1 बीघा ले लो, नहीं तो 10 गज भी नहीं आएंगे 1 20 बीघा आ साल में। जाएगा। भाई आसपास के जो आउटर एरियाज हैं वहां पे 50 लाख में 1 बीघा आ जाएगा, ओके। बिल्कुल आ जाएगा। और आप अकेले नहीं ले पा रहे भाई, 2 दोस्त 2 रिश्तेदार मिलके ले लो। भाई इन्वेस्टमेंट लोग मिलके भी कर सकते हैं, बड़ा भाई हो छोटा भाई हो मिलके कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर एक बात बताइए, झज्जर की बात हमारी अनटच्ड रह गई है, झज्जर में क्या बवाल हो रखा है? वहां पे भी देखो कुछ। झज्जर में जो मेन गेम है ना, हाँ। मेन गेम है सोनीपत में। तो अगर खरखोदा हमने देखा कि मारुति की वजह से मारुति। हो गया, और मारुति है सिर्फ 800 एकड़ में। अब झज्जर में मैं जाऊं तो 8,000 एकड़ में मेट सिटी है। और 8,000 एकड़? 8,000 एकड़ मेट सिटी ने एक्वायर कर रखी है, जिसका अभी सबसे पहला फेस लॉन्च हुआ है 1900 एकड़ का। और उस 1900 एकड़ में ना उन लोगों ने 450 से भी ज़्यादा फैक्ट्री डेवलप कर दी। और मैं बन गई है? मतलब फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन चल रही है? कंस्ट्रक्शन चल रही है और 100 से ज़्यादा तो बन के खड़ी हो गई हैं। ये कब हुआ?
आप जाओ, देखो। मैं तो कहता हूँ सबको ना एक बार विजिट करने की जरूरत है। लोग आउटिंग पे जाते हैं ना, मैं शिमला जा रहा हूँ, मैं मनाली जा रहा हूँ, मैं लद्दाख जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ महीने में एक आउटिंग ना अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर लो, शायद काम आ जाएगी ज़्यादा। आ जाओ खेतों में। खेत हवा भी विजिट करो हवा भाई। भी हवा भी साफ है, और हाँ, अपनी नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर भी बना रहे हो। वो है मैं ना, सीधी एक बात कहता एक हूँ। दोस्त ने ना मेरे को एक मैसेज भेजा था, गांव का एक दोस्त है मेरा, उसने कहा, उसे लगता था मैं गुड़गांव में रहता हूँ, ठीक है, तो उसने बोला जब बारिश आती है ना तो हम बढ़िया हवा खाते हैं, और तुम पता है क्या खाते हो, जल्दी घर पहुंच जाओ नहीं तो यहीं रह जाओगे। तो वही वाली बात है कि, बट एक बात बताइए, ये मुझे नहीं पता था, 8,000 एकड़ में सर जो रिलायंस मेट सिटी है वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, क्या है? इसमें ना क्या है कि रिलायंस ने जब ये ली थी तो इन्होंने बड़े मैक्सिमम डेवलप पर्पस से ली थी, जिसमें कि इनके रेजिडेंस भी डेवलपमेंट पर्पस था, इंडस्ट्रियल भी था, और फॉरेन कंपनीज को लेके भी था। और जो सबसे अच्छी बात है ना मेट सिटी की, जो मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा एफडीआई कंपनी अगर आपके पास हैं तो वो कहीं ना कहीं रिलायंस ने 40 से 50 फॉरेन कंपनीज को प्लेस दिया, और इनको एश्योर किया कि जो वर्क कल्चर हम यहाँ देंगे ना आपको, वो शायद आपकी कंट्री में भी नहीं है। जिसकी वजह से स्वीडन की डिफेंस कंपनी है, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यही है। और पैनासोनिक का 75 एकड़ का प्लांट है जापान का, आपका मेट सिटी में। उसके बाद में डेंसो का है। मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके प्लांट ऑलरेडी रनिंग है। एक टीसीआई भी आया है सोनीपत झज्जर रोड पे, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट बिल्कुल। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उसी झज्जर रोड को दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे शायद बाइसेक्ट भी कर रहा है। 334 भी तो ऑलरेडी लोहारू तक इन्होंने स्ट्रेच कर ही दिया है। मैं कहूँगा आने वाला जो स्कोप है ना, हम्म। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल का भी, तो अगर आपके पास 2-4 साल हैं अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने के लिए, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा एनसीआर में प्रॉफिट और रिटर्न्स कहीं नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सोनीपत के आसपास या झज्जर के ये आसपास? कहना मुश्किल होगा, क्योंकि हर इन्वेस्टर का ना अपना एक नेचर होता है इन्वेस्ट करने का, तो मैं उस पर रिजल्ट नहीं करूंगा। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हाँ। आपको क्या टेस्ट है, कहाँ आपको ज़्यादा पसंद है। बट जो इन्वेस्टमेंट आप करो ना, आई विल सजेस्ट आप एग्रीकल्चर लैंड में और रेवेन्यू रोड्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करो, जिससे कि आपके जो रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आज आपके पास वो आपको एग्रीकल्चर दिख रहा है, बट फ्यूचर में वो किसी के लिए एक फैक्ट्री है। बट सर फिर और वो एक्वायरमेंट में आ जाएगा, डर ये भी लगता है कि आम आदमी को तो भाई एक्वायरमेंट में ना आ जाए देखो, मेरी लैंड। अगर आज रिक्वायरमेंट में आ रहा है ना, तो जो गवर्नमेंट ने आपको रेट दिए हैं वो आपके रजिस्ट्री रेट का 3 to 4 टाइम्स देती है गवर्नमेंट। अच्छा। और जो सर्कल रेट है ना आज हर जगह वो बहुत बढ़ चुके हैं। वो ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए का किला है, आज के दिन सोनीपत में 1.5 करोड़ रुपए का भी किला है। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट के सर्कल रेट में। ये गवर्नमेंट का सर्कल रेट है, और और इसका आप थ्री इसका टू तीन से फोर चार गुना टाइम्स 6 करोड़ मिलता दिलाओगे? है। ये वाह। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, कहीं से हम्म। रोड निकलता है तो भी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अच्छे लैंड कंसल्टेंट्स के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड खरीदे, जहाँ पे सीएलयू हो सकती हो, क्योंकि वो आपके लिए आज एक डेवलपर का सपना है। मतलब आप खुद के डेवलपर बन सकते हो, या आपकी नेक्स्ट जनरेशन बन सकती है। अगर एक अच्छा लैंड बैंक आपके पास है 20, 30, 50 एकड़ का, और नेक्स्ट जनरेशन ये सोचती है कि हमें रियल एस्टेट में कुछ करना है, या वैसे कुछ डेवलप करना है, या किसी के साथ जेवी में करना है। अगर आपने प्लॉट लिया होता तो आप प्लॉट को सिर्फ रीसेल कर सकते थे। वहीं पे अगर आपके पास लैंड है तो आपके पास फ्रीडम है, आप अपना क्लाइंट भी चूज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ना, मैं एक बात कहता हूँ, जो कि अगर आप एक डेवलप सोसाइटी में जाओगे और 100-200 प्लॉट्स की एक सोसाइटी है, वहाँ पे जब तक 30-40% कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाएगी ना, वहाँ पे रेट बूम नहीं करते। और वहीं पे एग्रीकल्चर में कहीं पे 2 फैक्ट्री लग जाएं पूरे रोड पे, वो रेट बढ़ा देती हैं और डेवलपमेंट अपने आप आ जाती है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्रियल लैंड ना कहीं एक नहीं अनेकों को अट्रैक्ट करते हैं, और अनेकों का घर चलता है उससे। तो बहुत बड़ा फैक्टर है, और जो कि सिर्फ लिमिटेड लोग जानते हैं, जो इंडस्ट्री में नहीं है ना। हमारे देश का सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है, या इन्वेस्टर का डीमेरिट कह लो या लक कह लो, वो क्या है कि उनको पता ही नहीं इंडस्ट्रियल लैंड में रिटर्न कितने हैं, कैसे इंडस्ट्रियल लैंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर लैंड को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपका मिथ था भाई कब्जा हो जाएगा,
हाँ। मैं एग्रीकल्चर नहीं। हमारे बहुत से क्लाइंट हैं, गुड़गांव के हैं, एनआरआईज हैं, जो ये कहते हैं जी प्लॉट दिला दो, डीएलएफ का दिला दो, इमार का दिला दो, M3M का दिला दो, बट एग्रीकल्चर में नहीं आ पाएंगे, हमें डर लगता है। मैं कहता हूँ आप पहले उसका नॉलेज लो भाई, टाइटल सर्च रिपोर्ट देखो, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, CLU पॉलिसी है, वो क्यों बनाई गई है। और जो लोग अर्ली एंट्री करते हैं ना, हमेशा वही कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। जो लेट एंट्री करते हैं ना, उनको तो फिर बचे खुचे पीसेस मिलते हैं। पहले फ्रॉड कैसे होते थे कि आपने मेरी प्रॉपर्टी के पेपर दिखा दिए, मैंने आपकी प्रॉपर्टी के दिखा दिए, और दे दिया आपको कहीं पे जहाँ पे आपको पता नहीं। क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या है, परमानेंट वहाँ फार्मर तो होते नहीं होते। तो आपको ये नहीं पता होता। बट आज के दिन हरियाणा में जब से जमाबंदी ऑनलाइन आई है, तो आप अपने घर बैठे ये देख सकते हो इसका ऑनर क्या है, ऑनर कौन है, ऑनर कौन है, और अच्छा। उसके फादर कौन थे, उसके ग्रैंड फादर कौन थे, जो कि एक श्योरिटी देते हैं कि भाई ये एक ऑथराइज पर्सन है जिससे मैं लैंड खरीद रहा हूँ। उसके बाद में सिर्फ टाइटल छोड़ो, आप इंतकाल भी जाके चेक कर सकते हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रजिस्ट्री के बाद जब तक इंतकाल आपके नाम नहीं है ना, जब तक आप उसके एक्चुअल ओनर नहीं है, तो आप 2-2 से 3-3 डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कर सकते हो। तो रास्ते जरूर हैं, बट लोग अवेयर नहीं है। अगर वो आपके माध्यम से अवेयर हो पाए या किसी और के माध्यम से अवेयर हो पाए ना, तो बहुत लिमिटेड लोग हैं जो सिर्फ आज एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो सारे के वो हैं जो खुद डेवलपर हैं। तो जो मेजर प्रीमियम है ना, वो एक हमारी आम जनता तक तो पहुंच ही नहीं रहा। वो सारे डेवलपर्स ही मेजर इन्वेस्टमेंट्स करके और प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। और आपको तो जो पहले आपने 1 एकड़ लैंड था, 1 एकड़ में से आप 60% पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो इंडस्ट्रियल हो। अब आपको तो पहले तो 100% लिया उन्होंने, 60% में उन्होंने डेवलप किया, तो आपको जो रेट आया ना वो 60% का आया। फिर उसमें से भी आप डेवलप करोगे या रेट बढ़ेगा तो कितना ही बढ़ जाएगा। अगर रॉ फॉर्म आपके पास होती, लैंड आपके पास होता, तो आप 100 के 100% के ऑनर थे। ये सबसे बड़ी बात है। सर अब किसी को फैक्ट्री डालनी है, मान लो, ठीक है, मैंने 1 एकड़ तो लेके रख लिया, मेरा बेटा था चौधरी, उसने क्या किया, उसने तो कह दिया मेरे को 3-4 एकड़ चाहिए, ठीक है। अब बराबर वाला किसान बेचता नहीं, उस एक एकड़ का क्या करूं मैं? देखो क्या है ना, आपके पास में अगर यही इशू आज हम दिल्ली, बवाना, नरेला देखें, तो वो ऑलरेडी जो आपके 3 साइड्स हैं वो ऑलरेडी बुकड होते हैं। बट हरियाणा में कहीं ना कहीं आपके पास एक नहीं 3 डायरेक्शन है। आप लेफ्ट भी एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट भी एक्सपैंड कर सकते हैं, पीछे भी एक्सपैंड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, एग्रीकल्चर से लोगों की जो इनकम है ना वो बड़ी कम है जी। वो तो हर जगह ही है, मतलब हाँ, हर जगह जो एग्रीकल्चर लैंड है, आपने बिल्कुल सही एग्रीकल्चर बोला इनकम कमी है। कि एग्रीकल्चर इनकम बड़ी कम है। तो उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, मेनली हो सकता है वो पूरा लैंड ना दे रहा हो आपको, छोटा। पर उसमें क्या है ना, आप डायरेक्ट डील करेंगे तो कहीं ना कहीं इश्यूज हो सकते हैं। बट जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट है लैंड के रिगार्डिंग, वो उनको कन्विंसिंग पावर से कन्विंस करके या उनको अवेयर करके कि भाई उनका क्या बेटर है। अगर आज वो यहाँ पे उनका एग्रीकल्चर लैंड है, वो 3 एकड़ है, आज आप ये दे दो, हम आपको 6 एकड़ 5 एकड़ आगे दिला देंगे, आपने अगर एग्रीकल्चर ही करना है। और कुछ पैसे से आप खुद की भी डेवलपमेंट कर सकते हो, खुद का छोटा रोजगार कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है ना, एक फार्मर को समझाना और एक बिजनेसमैन से थोड़ा गैप है। उस गैप को जो कंप्लीट करते हैं ना, वो अच्छे एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स ही कर सकते हैं या कंपनीज कर सकती हैं। तो आज के दिन आप देखो या पहले आप देखो, जितने भी बिजनेस ओनर हैं वो फार्मर से कभी डायरेक्ट डील नहीं करते 80%। हाँ, क्योंकि फार्मर को जैसे ही पता चलता है ना कोई इंडस्ट्री लगाने वाला रहा, वो रेट बढ़ा देते हैं, मार्केट में यही है। 25 से 30 लाख रुपए तो उसी दिन बढ़ जाते हैं। वो हाँ। कहते हैं, मेरे फादर साहब बताते हैं कि भाई अगर आप एल्टो में गए हो तो लैंड 2 करोड़ का है, आप फॉर्चुनर में गए हो तो 2.5 का अपने आप हो गया वो। एक फॉर्चुनर क्योंकि साथ में लेगा ना भाई वो। क्योंकि लैंड का ना एमआरपी नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड का एमआरपी नहीं है। सोसाइटी में प्लॉट है, प्लॉट का फिर भी एक है कि भाई इसका इतने का बिक रहा है, इसका इतने का, या लॉन्चिंग प्राइस ये था। बट एग्रीकल्चर में एमआरपी नहीं है, इसीलिए सबसे बेटर है बूम करने के लिए भी। आज 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का कब हो जाए ना किसी को नहीं पता, ये बिल्कुल फैक्ट है जी। और अब खरगोदा में देखो 50-60 लाख रुपए के एकड़ थे, पाई गांव, पीछे मारुति के जितने वो गांव थे, कुछ जाता नहीं था क्योंकि डायरेक्ट रोड नहीं थे। जब से मारुति बनी, आज 10-10 करोड़ के किले हो रहे हैं। सिर्फ 4 साल में 20 गुना बढ़ गया जी। कैसे बढ़ गया? तो इट्स ऑल अबाउट, सर ऐसा कहा जाता है प्रॉपर्टी लक के साथ भी चलती है कहीं ना कहीं। नहीं,
मैं जी लक बिलीव करता हूँ 10%। हाँ देखो लक जरूर है बिल्कुल है। कि आप लेने गए थे, आपको मिली या नहीं मिली, कुछ बट बंदों की तो किस्मत ही खराब है ना सर, जैसे ही वो लैंड खरीदते वो लैंड ही डंपिंग यार्ड बना देती है सरकार, अब उन बेचारों का क्या कसूर नहीं, है। क्या है, आपको ना हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो आपको उन एरियाज में करनी है जहां डेवलपमेंट आ रही है। जहां डेवलपमेंट आ गई है ना, वहां लोग अपने यूसेज के लिए खरीदते हैं। यार मेरा 100 गज का घर था, छोटा पड़ रहा है, 2 भाई हैं, चलो बराबर वाले से पूछ लेते हैं बेच रहा है नहीं बेच रहा। पर क्या उस बराबर वाले के पास 20 नए क्लाइंट होंगे? जब 20 नए क्लाइंट नहीं होंगे, क्लाइंट 2 ही हैं, या तो उसके लेफ्ट वाला या राइट वाला। तो वहां पे क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट के टाइम से रेट जो बढ़ते हैं वो जीडीपी के हिसाब से बढ़ते हैं। भाई सालाना 5-6% बढ़ गए, 4% बढ़ गए। बट जहाँ डेवलपिंग है, वहां हर कोई नया रोजगार ढूंढने जाता है, नए घर बन रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इन्वेस्टमेंट का, कि जहाँ डेवलपमेंट आ रही है ना, वहां इन्वेस्ट करो, ना कि जो ऑलरेडी डेवलप हो गए हैं। अब आप देखो फॉरेन कंट्रीज इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं? भाई जो डेवलप कंट्री है वो भी आज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है ना। रीजन क्या है? यहाँ से रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। एफडीआई सबसे बड़ा मुद्दा इसीलिए तो है। आई नो सर, मेरे पास आज बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा सर, मुझे पता है टाइम बहुत छूट अप कर गया है, लेकिन एक रीट के बारे में बातें हो रही हैं सर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये क्या बवाल है यार? देखो ये बवाल नहीं, मैं इसमें ये कहूँगा कि ये एक बड़ा अच्छा फार्मूला है। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम इस चीज़ को ना ऐसे लगा लेते हैं, जो हमारे अर्ली 20s वाले बच्चे हैं, जो भाई अर्ली एज में कमाना शुरू करते हैं। अब रियल एस्टेट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पॉसिबल नहीं है। वहीं पे अगर आप रीट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओ और अपने 30s तक प्रिपेयर हो जाओ, ताकि आप खुद की प्रॉपर्टी खरीद पाओ। कोई ओन रियल एस्टेट लैंड तभी तो आप खरीद पाओगे ना, जो आपने पहले कुछ उसमें इन्वेस्ट किया होगा। तो मैं ये कहता हूँ 20s में आप रीट्स में करो, उसके बाद आप जब 30s के हो जाओ तो खुद का रियल एस्टेट करना शुरू करो। क्योंकि रियल एस्टेट ना आपको राजा बना सकता है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाते रहो, आप सोते रहोगे, आप खाते रहोगे, आप घूमते रहोगे, वो बढ़ना है, वो नहीं रुकना। वो आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है, क्योंकि पूरा सिटी आपके लिए काम कर रही है। आप ये मान के चलो, इतना ज़्यादा बूम है रियल एस्टेट। और कहीं ना कहीं मेरे पोते या मेरे बच्चों को अगर फैक्ट्रियाँ लगानी है, उस टाइम पे लैंड का क्या रेट हो चुका होगा जब उनको भाई लगानी होगी, लाइक जामनगर का जैसे आपने एग्जांपल दिया, तो वो तो भाई गजब ही है। 8500 एकड़ वो अभी भी स्पेयर था आपने बताया, उसमें से मैं 150 एकड़ ले ले भाई, जा कर ले तेरे को जो करना है। मैं एक मैं मोटी कॉस्ट तो सर फैक्ट्री लगाने की ही है, इवेंचुअली आप मशीन कॉस्ट देखोगे आप या कुछ भी देखोगे, लैंड कॉस्ट सबसे ज्यादा बड़ी है। आप किसी भी डेवलपर से, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से एक बात पूछना, जहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया हो, क्या आज वहीं पे वो दोबारा लैंड ले सकते हैं? 90% ये कहते हैं जी नहीं। जब ले ली सही टाइम था। और जहाँ पे आपने बात की है ना रियल एस्टेट की, जो पोते वाली बात है, हाँ। उसको मैं एक बात और क्लियर करने चाहूँगा। अगर आपने रियल एस्टेट नहीं जोड़ा, तो आप घर के कोनों में फोटो बन के रह जाओगे। और अगर आपने अपने पोतों को अच्छी खासी जमीन दे दी, तो दिन रात वो आपका नाम मतलब जपेंगे कि गालियां दे दादा देंगे। दादा दादा दादा। नहीं राम नहीं, का नाम भी वो बाद में जपेंगे। जैसे हम कह रहे थे ना भाई, मेरे दादा परदादा ने सेक्टर 14 में प्लॉट नहीं खरीदा, तो ऐसे ही वो हमारे को मैं गालियां देंगे कि मेरे दादा ने इतनी अक्ल नहीं थी, उसको मैं दिख रहा था खरखोदा में पूरी डेवलपमेंट हो रही है, कुछ ले लूं। मैं तो कहता हूँ जी, अगर अपना नाम जपवाना है ना नेक्स्ट जनरेशन से, तो उनके लिए कुछ मत करो, सिर्फ प्रॉपर्टियां छोड़ जाओ। वो अपने आप नाम जपते रहेंगे, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरा ये, मेरा वो। तो बड़ा अच्छा वो है जी। और एट लास्ट मैं दोबारा एक ही बात रिपीट करूंगा, इस धरती पे धरती से बड़ा कुछ नहीं है। तो हमें, चाहे हम करें छोटा, कभी भी कुछ चीज़ छोटी नहीं है। वो आज आपको छोटी लग रही है, पर आने वाले 20 साल बाद वो एक छोटा सा लैंड चंक भी ना, वो वर्टिकली जब डेवलप होगा, तो वहां पे 4 फ्लोर तो बन रहे हैं। जो आपने बताया कि भाई प्लॉट लिया किसी ने, पहले वहां पे 1 मंजिल बनता था, 2, आज 4 बनने लगी। हो सकता है टाइम की जरूरत ऐसी 5 आए, 6 हो जाए, 6 हो जाए, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है शॉर्टेज ना है। जी। सर इन्वेस्टर है ही कितने एग्रीकल्चर लैंड में? मेरे नोन में कोई बंदा नहीं है जो एग्रीकल्चर लैंड खरीदता हो, क्योंकि सबकी बैलेंस शीटें हम स्टडी करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड किसी की बुक्स में नहीं है। आप मेरे को ना इससे पहले एक बात का जवाब अब आप दो, हाँ। कि कॉइन ज्यादा शोर करते हैं, नोट ज्यादा शोर करते हैं? कॉइन खड़ 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 खड़। सेम बात है। जो फ्लैट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, वो कॉइन है। और एग्रीकल्चर जो है ना, वो करेंसी है। अच्छा, जो भी लोग वहां बैठे हैं ना, वो चुपचाप उसको लेते हैं और दबा लेते हैं, और 2-4 साल, 5 साल सेकते हैं उसको, हाँ? उसको सेकते हैं। लिटरली। जब तक उसमें से पूरा वसूल ना हो जाए,
वहाँ पे डेवलपर्स ना आ जाएं या वो लैंड बूम ना कर जाए या इंडस्ट्रियलिस्ट ना आ जाएं, तब तक वो लोग उसको होल्ड रखते हैं या फिर फ्लिप कर लेते हैं, यहाँ से लिया कहीं कहीं और और दे ले लिया। दिया। तो जो मिथ है ना कि भाई इन्वेस्टर एग्रीकल्चर नहीं लेते, मेरे पास आओ, जो डाटा मेरे पास है ना, वो इन्वेस्टर सिर्फ एग्रीकल्चर ही लेते हैं, वो प्लॉट फ्लैट नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है रियल पैसा एग्रीकल्चर लैंड में है जो कि लोगों से छुपा हुआ है। अब सर एक बात बताओ, आपने एग्रीकल्चरल लैंड का बताया मेरे को, ये गन्नौर के आसपास आजादपुर मंडी आनी है, आई अभी तक है नहीं। बिल्कुल। आपने एग्रीकल्चरल लैंड हवा में छुआ दिया, हम खरीदे कैसे यार? सोनीपत में पैसे पहले ही नहीं लेने दे रहे आप, दिल्ली तो छोड़ ही दो, वो तो आउट ऑफ सिलेबस है, हम उसके बारे में तो बात ही नहीं करते। देखो, आप गन्नौर में नहीं छोड़ रहे, आप संभालका में नहीं छोड़ रहे, सरकार से सब्सिडी दिलवा रहे हो, आप रिबेट दिलवा रहे हो BC कैटेगरी के अकॉर्डिंग, लेकिन रेट ही इतने ज्यादा है, करे क्या? मैं एक बात बताऊं, गन्नौर में सिर्फ हॉर्टिकल्चर मार्केट नहीं आनी, अच्छा। वहां पे ना एक हिडन जेम है जो कि लोगों को पता ही नहीं है, बड़े लिमिटेड लोगों को पता है। अच्छा। वहां पे दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल है, जो कि पहले फरीदाबाद में होता था, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद में, उसी का कमिश्नरेट यहाँ बैठता है, जिसकी वजह से 54 एकड़ में DI इंटरनेशनल कार्गो सिटी यहाँ पे अभी है। मैं एक बात कहूँगा, आप सिर्फ उसको मंडी या हम ये कह दें कि भाई हॉर्टिकल्चर मार्केट की वजह जानते हैं, बट मेरा उस चीज़ को ना रेफरेंस कुछ और है। मैं गन्नौर को GT बेल्ट का कार्गो टर्मिनल बोलता हूँ, क्योंकि पानीपत में आज के दिन कुछ भी टेक्सटाइल बन रहा है, आपको पता है पानीपत हब है, पानीपत से ऊपर कुछ नहीं है। तो पानीपत वाले कुछ भी बना रहे हैं ना, तो वो आ रहा है आपके गन्नौर में एक्सपोर्ट होने के लिए। सोनीपत वाले, कुंडली वाले कुछ भी बना रहे हैं ना, वो आ रहा है आपके गन्नौर में एक्सपोर्ट होने के लिए। खरखोदा वाले कुछ भी बनाएंगे ना, वो जाएगा आपके गन्नौर में एक्सपोर्ट होने के लिए। तो अब आप ये देखो, जब भारत सरकार भाई ट्रेड को बैलेंस करने के लिए एम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो अगर उसी का कोई पार्ट आपकी सिटी में है, आपके स्टेट में है, तो वो कितना ज़्यादा बूम करने वाला है। अगर 2017 की मैं बात करूँ ना, तो अगरबत्ती, टॉयज़ हम इंपोर्ट करते थे, और आज के दिन ना ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे देश में हमारी रोज़ की ज़रूरत थी, आज वही चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फूड में हम बड़े अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्सटाइल में बड़े अच्छे पे कर रहे हैं। मसाले। और सबसे बड़ी बात छोड़ो, जो अभी सबसे बड़ा टॉपिक था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया ही तो प्रोडक्ट यूज़ हुए थे, जिसकी वजह से आज विदेश से भी आवाज़ है, हमें ये चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए हमें। तो वो इसी वजह से है ना कि हमारा देश और हमारी गवर्नमेंट दोनों चाहते हैं कि अब एक्सपोर्ट में हम ध्यान दें। तो गन्नौर को ना आप सिर्फ ये मत सोचो कि ये हॉर्टिकल्चर मार्केट की वजह से बूम कर रहा है। 2022 में ना वहाँ पे 1 से 1.5 करोड़ रुपए एकड़ था, और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले गया था मैं, वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं ना, जिन्होंने अर्ली इन्वेस्ट किया था और कुछ नहीं बनाया, 9 करोड़ रुपए एकड़ डिमांड कर रहे हैं। खरखोदा सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोग रह गए खरखोदा खरखोदा करते ही, कई लोग उनके नाक के नीचे से कई और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निकाल ले गए। तो मैं एक बात कहता हूँ, जब तक आप इन्वेस्टमेंट में अवेयर नहीं होगे ना, या आपकी सराउंडिंग अच्छी नहीं होगी इन्वेस्टमेंट वाली, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पता चलने वाली। और मैं एक और बात ऐड करता हूँ, आज आप लिख लेना इसको कोरे कागज़ पे, जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना, और आप 2-4 साल बाद मेरे से पूछोगे, तो मैं एक ही बात कहूँगा, GT रोड पे आज जो भी बंदा इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो फ्रंट रो की सीट बुक कर रहा है अपनी। जो अगला नेक्स्ट रियल एस्टेट बड़ा बूम आने वाला है ना NCR के बाद में, क्योंकि जैसे हमने बात की 2041 तक सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। फैक्ट्रियां बंद होगी तो सीधी सी बात है, बंदा आज दिल्ली रहता है, दिल्ली में फैक्ट्री है, बंदा सोनीपत रहेगा या अच्छी सोसाइटीज़ में रहेगा, वहाँ 1000 गज के प्लॉट में रहता है या 500,000 गज के प्लॉट में रहेगा। और जो एक बार 500,000 गज के प्लॉट में रह लिया ना, और वहाँ 500 गज की फैक्ट्री या 2 एकड़ की फैक्ट्री होगी, वो बंदा टेक्निकली भी इम्प्रूव करेगा और सोशली भी इम्प्रूव करेगा और हेल्थ वाइज भी इम्प्रूव करेगा, ये फैक्ट है। और दिल्ली में पॉल्यूशन के अलावा ना भी कुछ नहीं है। बिल्कुल। और सोनीपत, झज्जर, जो NCR हमारा बेल्ट है ना, वहाँ पे हमारे बड़े क्लाइंट हैं, वो अपने पास आते हैं, उनके बच्चे UK से पढ़ के आए हैं, मैं आपको बताऊं, दोनों बेटे। उन्होंने समालका में लैंड ली है, 3 फैक्ट्री हैं, चौथी बेंगलोर में लगा दी, बट समालका में लैंड ली है। बोले जी 2 एकड़ में तो लगाऊंगा फैक्ट्री, और 2.5 एकड़ में मैं बनाऊंगा अपना फार्म हाउस। फैक्ट्री बंदा रोज आता है, फार्म हाउस बंदा रोज नहीं जाता। तो लोगों ने ये कॉन्सेप्ट चला लिया है,
आधे में फैक्ट्री, आधे में फार्म हाउस। घर जाऊंगा, बढ़िया देसी गाय का, गिर गाय का दूध लेके जाऊंगा, सब्जी लेके जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली में आज आपके पास पैसा है, कुछ नहीं बट होता। हेल्थ क्या है, सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, कि भाई पैसा तो कमा लिया, इतने दिन जीऊंगा। तो सेम बात है जो हमने टॉपिक शुरू किया था कि भाई वॉरेन बफेट के बेटे ने भी आज एग्रीकल्चर क्यों कर रहा है, बिल गेट्स भी एग्रीकल्चर पे क्यों है, अंबानी भी वापस 150 एकड़ का मैंगो फार्म उन्होंने लगाया है, क्यों लगाया है? लोगों को एक बात समझ में आ गई है कोविड के बाद में, हेल्थ इज वेल्थ। पहले हेल्थ, फिर पैसा। पैसा तो आ ही रहा है ना, आप काम तो कर ही रहे हो 7-8 घंटे, बट हेल्थ के लिए आप क्या काम कर रहे हो? तो अब जो है ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड एट लास्ट गोल्ड माइन है, और वो जिसने पहले ले ली उसकी खान उतने साल तक सोना देगी, सीधी बात है। सर अब एक ना रैपिड फायर राउंड खेलते हैं और बड़ा Done मजा है। आने वाला है और Done है। आपको आंसर से आप रिलेट कर पाओगे। सर हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया की किस किस स्टेट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है? हाईएस्ट पॉपुलेशन आप किस तरीके से देखना चाहते हैं कि भाई इंसान कहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा? किलोमीटर टाइप नहीं 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 या नहीं, टोटल area wise? टोटल एरिया उरिया का हमें कुछ पॉपुलेशन नहीं तो करना। यूपी की सबसे नंबर 1 पे है। नंबर 1 इज ऑन यूपी। नंबर 2? नंबर 2 में हम बिहार को काउंट कर सकते हैं, क्या आई थिंक। बात है, गजब यार। नंबर 2 इज बिहार। नंबर 3? नंबर 3 जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर सिटी बोलते ना, अगर कोई गली बोलते तो मैं लक्ष्मी नगर बोल देता। शायद काउंट नहीं कर सकते। शायद मैं अगर काउंट करूँ तो इट शुड बी पंजाब और गुजरात में से एक। नो, नॉट ऑन द या लिस्ट। गलत हो गई। और अरे कौन सी? महाराष्ट्र इज ऑन नंबर 3। महाराष्ट्र नंबर 3 पे है। हाँ 5 बतानी है। हाँ, इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट। 5 बड़ी स्टेट बचपन में पढ़ते थे, एरिया के वाइज से ही सोच लो। महाराष्ट्र, एमपी हो गया। एमपी इज ऑन नंबर 5। हाँ। नंबर 4 इज वेस्ट बंगाल। हाँ वेस्ट, ये तो कितने सारे बंदे वहां बाहर से आ चुके हैं वो हमें पता ही है। ये ऑफ द रिकॉर्ड में बोलना चाहूंगा। हाँ हाँ बोलो, ऑन द रिकॉर्ड बोलो, सबको पता है यार। कई बार इसको हम भूल जाते हैं, रूलिंग पार्टी को भी पता है। क्योंकि इसकी पॉलिसीज ना सेंटर से नहीं चलती, वहीं से चलती है। इसको ना हम अपना कई बार पार्ट भूल जाते हैं जी। बिल्कुल। ये तो योगेंद्र जी, एक बहुत ही बढ़िया और दिलचस्प पॉडकास्ट आज हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टी को लेके, और खास तौर से एग्रीकल्चरल लैंड को लेके, और खास तौर से लैंड माइन जिसको एग्रीकल्चरल लैंड को सर ने बोला। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद पक्का आपका भी माइंडसेट चेंज हुआ होगा। आप ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।